वेलकम फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसके पहले आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर 1700 इसी में सुधार करने के लिए 1781 का बंदोबस्त कानून, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और फिर 1786 का एक्ट अधिनियम, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट और अंत में आपने देखा लास्ट वीडियो में 1853 का चार्टर एक्ट। ये सभी जो भी एक्ट आए थे, ये सभी जो अब तक 1853 तक जो भी एक्ट आए थे, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए आए थे, रेगुलेट करने के लिए आए थे। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद में पारित करके वहाँ से यहाँ भेजे गए थे। लेकिन आपको पता होगा 1857 में हुई थी महान क्रांति। तो इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई और अब भारतीयों का जो शासन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब वो चला गया अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में। अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में चला गया और डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश, वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राजतंत्र था, वो हम पर शासन करने लगा। उसके अंडर में हम आ गए और महारानी विक्टोरिया की देखरेख में कम्प्लीटली सब कुछ होने लगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल था और इसी वजह से भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर नाम देखिए भारत शासन अधिनियम, इसी को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, भारत में बेहतर शासन करने वाला अधिनियम, भारत में सुशासन करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये भारतीयों को तसल्ली देने के लिए इसे कहा गया था, ये तो सुशासन वाला अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अधिनियम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 यानी सिपाही विद्रोह का परिणाम था और वास्तव में इसने किया क्या, जो दोहरी सरकार चल रही थी, इसे अंत कर दिया। दोहरी सरकार आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कुछ खत्म हो चुका और सब खत्म होने के बाद जो है इस अधिनियम द्वारा भारत में सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हालांकि विक्टोरिया साम्राज्ञी थी जो है, उनका प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया इस अधिनियम के बाद, इस अधिनियम यानी कि 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि देखिए 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, ये जो अधिनियम आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपसे कहा भारत में सुशासन, इसको सुशासन का अधिनियम कहा गया ताकि भारतीयों को खुश किया जा सके। ठीक है, और लॉर्ड पाम्स्टन, इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको ये पता होगा पाम्स्टन, ये कौन है, ये लॉर्ड पाम्स्टन है। आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पाम्स्टन, और इसी ने ही ये जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, इसे पेश किया था, प्रस्तुत किया था। और यह अधिनियम 1 नवंबर 1858 को लागू होता है। 1 नवंबर 1858 को लागू होता है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया तथा एक दिन के लिए प्रयागराज, जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, एक दिन के लिए प्रयागराज, वनडे मैच चल रहा था, तो एक दिन के लिए प्रयागराज को क्या बनाया गया, यानी इलाहाबाद को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा घोषणा पत्र को नागरिक स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी घोषणा पत्र को, जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, उसको आपको पता होगा, कैनिंग जो था वो वाइसरॉय बन गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग, प्रधानमंत्री कौन था, पाम्स्टन। ठीक है, और इसी ने घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घोषणा पत्र को नागरिक स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है,
अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD जो वाणिज्य मामले देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देखता था, इसके सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के राज्य सचिव, जो राज्य सचिव अब एक राज्य सचिव बना दिया गया, भारत राज्य सचिव, उसके पास चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता EIC, मैं आपसे कह चुका हूँ, सत्ता समाप्त हो गई। हालांकि ऑफिशियली कब समाप्त होती है? 1874 में। इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सत्ता खत्म हो चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इस प्रकार द्वैत शासन चल रहा था, डुअल रूल, इस दो तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब समाप्त हो चुका है। ब्रिटिश सम्राट यानी क्राउन को भारत के गवर्नर जनरल व प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि वहाँ के जो सम्राट या साम्राज्ञी हैं, वो तय करेंगे भारत में जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे या वाइसरॉय बनेंगे। तो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर की नियुक्ति सबका अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल का पद देखिए, पद नहीं बदला गया, बस उसका नाम बदला गया। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारत का वाइसरॉय। जबकि ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व वो कौन था? वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय जो है ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था जो है वाइसरॉय, ठीक है। और ये प्रतिनिधि कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाया गया, पहले ही बता चुका हूँ। भारत प्रशासन का दायित्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंपा गया। भारत प्रशासन का दायित्व जो है ये किसे सौंपा गया था? भारत सचिव को सौंपा गया, जो कहाँ बैठता था? लंदन में। उसके पास एक परिषद थी लंदन में ही, जो रिपोर्ट करती थी, और भारत सचिव किसको रिपोर्ट करता था? महारानी या सम्राट को ये रिपोर्ट करते थे, ठीक है, लंदन में बैठे बैठे। और भारत में कौन है? वाइसरॉय। पहला वाइसरॉय कौन है? कैनिंग। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति ने काफ़ी कुछ बदलाव ला दिया। और अब एक बार हम लोग दोबारा से इसको पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? 1858 में। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया? उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। भारत शासन अधिनियम नॉट सरकार, शासन अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसरॉय। गवर्नर जनरल अब बन गया क्या? वाइसरॉय। भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भी कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक। कौन था प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय? तो पामस्टर्न नाम इसका है, पामस्टर्न, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम वाइसरॉय की बात हो चुकी है। 1858 के अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को, बता चुका हूँ। अच्छा, भारत के पहले राज्य सचिव आप बता सकते हो नाम? पहले राज्य सचिव जो थे उनका नाम क्या था? भारत के पहले राज्य सचिव का नाम था स्टैनली। ये थे भारत के पहले राज्य सचिव, ठीक है। ये कहाँ बैठते थे? लंदन में। ये इनका जो दर्जा था भारत राज्य सचिव का, वो वहाँ के एक मंत्री के बराबर था। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? निदेशक मंडल बता चुका हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 से शुरू था ये। नियंत्रक मंडल ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू था। इसमें 6 लोग थे तब, इसमें कितने थे? 24 थे। बाद में इसको जो है 1853 वाले में कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए जो है एक 15 सदस्यीय, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। फिर एक बार बता दूं, भारत में होगा कौन? वाइसरॉय होगा। ये जो वाइसरॉय है किसको रिपोर्ट करेगा? लंदन में बैठे 15 सदस्यीय भारत परिषद को, ये वाली परिषद को। इस 15 सदस्यीय परिषद को कौन हेड करेगा? भारत सचिव। और भारत सचिव किसको रिपोर्ट करेगा? सम्राट या सम्राज्ञी को। इस तरीके से चलना था सब कुछ।
इस तरीके से सब कुछ चलना था। और पहले भारत सचिव कौन थे? अभी मैंने बताया स्टैनली। स्टैनली जो ये पहले भारत सचिव थे, स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858। मतलब कि जो वायसरॉय है, यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होगा, यहाँ वायसरॉय, क्योंकि अब तो वायसरॉय बन चुका है वो। तो वायसरॉय को क्या करना पड़ेगा? भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार आपको इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। तो मिंटो जो था वो कौन था? मिंटो, मिंटो जो था वो वायसरॉय था, ये था वायसरॉय। और जो मॉर्ले था, लॉर्ड मॉर्ले, ये कौन था? ये भारत सचिव था, ये भारत सचिव था। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। ये मॉर्ले कहाँ बैठेगा? लंदन में। और ये आपका जो मिंटो है ये कहाँ है? ये आपका इंडिया में ही भारत वायसरॉय बना हुआ है। भारत राज सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? देखिए, भारत राज सचिव जो है वो ब्रिटिश सचिव, मैंने आपसे पहले बताया कि ये इसका दर्जा मंत्री वाला था। भारत राज सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कौन? भारत राज सचिव। और भाई जो भी मंत्री है उससे क्या करना पड़ेगा? वो संसद में क्या होगा? उत्तरदायित्व उसका होता है। संसद में उसका एक उत्तरदायित्व है, संसद में उसका उत्तरदायित्व होता है जो भी मंत्री होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया कि राज्य सचिव जो भी था, जो भारत राज सचिव, ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण ये था कि वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक हिस्सा था, सदस्य था। अब इसके बाद थोड़ी सी और कुछ फैक्ट हम लोग देख लेंगे इसके बारे में।